नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमएलए कहते हैं, डिस्कस करने वाला हूं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके सेक्शंस का जिक्र करेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो शुरुआत आज के सेशन की मैं मनी लॉन्ड्रिंग के इंट्रोडक्शन से करना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग, आपने ये कंसेप्ट सुना, वर्ड सुना, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी के बारे में आप जानते हैं, जो पैसा। लॉन्ड्रिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्रिंग वर्ड इज एसोसिएटेड विद धुलाई। आपने लॉन्ड्री वर्ड सुना होगा, जहां कपड़ों की धुलाई होती है। तो कपड़ों की धुलाई को क्लॉथ लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो लॉन्ड्री के अंदर धुलाई होगी, किसकी? यहां कौन सी लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं? यहां बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। तो क्या पैसे को हम धोने धोने का काम करेंगे या वॉशिंग मशीन में पैसे की धुलाई करेंगे? एक्चुअली मीनिंग क्या है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग इज वेरी मच सिंबॉलिक टर्म। ये एक सिंबॉलिक टर्म है, इसका मतलब लिटरल मतलब नहीं लेना है कि पैसे को धोएंगे ना। डिटर्जेंट डालकर पैसे की धुलाई नहीं करनी है। काला धन, इसका मतलब है काले धन को सफेद करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करना। अब यहाँ दो कंसेप्ट हैं कि ब्लैक मनी क्या है और व्हाइट मनी क्या है। ब्लैक मनी का कंसेप्ट ये है, ब्लैक मनी का एक बड़ा वाइड कंसेप्ट है, और क्रिमिनल प्रोसीड्स भी ब्लैक मनी तो होते ही हैं, लेकिन ब्लैक मनी का वाइडर कंसेप्ट है। ब्लैक मनी का मतलब है अनकाउंटेड मनी, यानी जिसको आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी से बचाकर रख लिया, वो है ब्लैक मनी। और क्रिमिनल प्रोसीड भी ब्लैक मनी के अंदर आता है। अब क्रिमिनल प्रोसीड्स क्या हैं, वो हमने देखना है। क्रिमिनल प्रोसीड्स क्या हो सकते हैं? टेररिज्म, आतंकवाद से जो पैसा जनरेट करते हो, गैर कानूनी हथियार बेचकर जो पैसा इकट्ठा करते हो, जो फाइनेंशियल क्राइम्स, जो घोटाले करते हो, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेबी एक्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करके आया हूं कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से जो ह्यूज सम क्रिएट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल क्राइम्स। बैंकों के घोटाले, आजकल आपको पता है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बड़े ही आपके पास इलीगल कॉल आते हैं, जो आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं। जिस भी पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है, वो इस बात को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो गलती से अगर आपने उन क्रिमिनल की बात मान ली और अपना सीवीवी नंबर उनको दे दिया, तो आपके अकाउंट से सेकंडों के अंदर पैसे जाएंगे। कभी भी अपने बैंक का कार्ड, अपना सीवीवी नंबर आपने नहीं देना है, कोई कॉल आ जाए तो। ये सब क्या है? फाइनेंशियल क्राइम्स, स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। मुंबई की अंडरवर्ल्ड फिल्में देखी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक कॉरपोरेट की तरह क्रिमिनल्स काम करते हैं। एक मूवी देखिए कंपनी, उसमें पता लगेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसका वो गाना है, धंधा है पर गंदा है। कंपनी मूवी देखना इफ यू वांट टू सी द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग यानी नशीली वस्तुओं का आदान प्रदान, बिजनेस, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, ये सब क्या है? क्रिमिनल प्रोसीड्स। अब इस प्रोसीड को का कलर चेंज करना है, यानी जो अनकाउंटेड मनी है उसे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज करना है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? कि इलीगल पैसे को, ब्लैक मनी को, क्रिमिनल प्रोसीड्स को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी सिंपल मीनिंग कि जो क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, इलीगल मनी है, उस मनी को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में उसको इंट्रोड्यूस करना, उसका एडमिशन कराना।
तो यहाँ शाबाश, आपने कंसेप्ट देखना है मेरे साथ। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स टू डिस्गाइज इट्स इलीगल ओरिजिन। और जब वो पैसा जो क्रिमिनल प्रोसीड्स से इकट्ठा किया था, जब आप उसे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर एंटर करा दोगे, तो उससे क्या होगा, जो उसका इलीगल स्रोत है, जो उसका इलीगल ओरिजिन है, उसको तुम डिस्गाइज कर सकते हो, तुम उसे छुपा सकते हो। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट से मैं एक टैक्सी में आ रहा था, तो यूजुअली मेरी ये आप कह सकते हैं हॉबी है कि मैं डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के बारे में एनालिसिस करता रहता हूं कि लोग कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। तो मैंने उस टैक्सी बिजनेस के बारे में जानना चाहा, और मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड नाम नहीं ले सकता किसी का भी जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो, ये गलत बात होती है। तो उसने मुझे बताया कि कितने बड़े क्रिमिनल की 1800 टैक्सीज या एयरपोर्ट पे चल रही हैं। तो ये बात किसने बताई? ये बात मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने बताई। अब उस क्रिमिनल ने क्या करा, क्राइम करके पैसा कमाया, और उस क्राइम करके जो ह्यूज मनी क्रिएट करी उसने, उसे एक मेन स्ट्रीम बिजनेस यानी टैक्सी बिजनेस में लगा दिया। मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहूँगा। दिल्ली में एक इंडस्ट्री है टैंक रोड। टैंक रोड पे जींस की इंडस्ट्री है। कहते हैं यहाँ पर मैक्सिमम पैसा जो लगा है वो इलीगल पैसा लगा हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के अंदर ये जो सब बच्चे आप लोग जींस पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, तो बड़ा ही आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा बिजनेस है ये जींस का इंडिया के अंदर, जींस की, ये ट्राउजर का। और कहते हैं कि इसमें टेररिज्म से जो पैसा आता है वो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, जब उनको आप मेन बिजनेस के अंदर लगा देते हैं, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जब गलत पैसा गलत ढंग से, देखो पैसा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसे कमाने का, अब एक 500 रुपये का नोट है, ये नहीं ये बताएगा कि इसे चोरी से कमाया गया है या मेहनत से कमाया गया है, क्योंकि मनी बोल थोड़ी सकता है कि देखो भाई मेरे को तो चोरी करके लाए हैं। ये मनी अपने आप में नहीं बोल सकता। तो वो ओरिजिन है, वो सोर्स है जो उस पैसे को काला या सफेद बता रहा है। ठीक है, काला या सफेद होना, लिटरल वर्ड नहीं देखना कि यार ये तो हरे नोट को आप काला क्यों कह रहे हो, लाल रंग को आप काला क्यों कह रहे हो। अरे भाई ये सिंबॉलिक चीज है। अगर मैं बोलता हूं ब्लैक मनी, तो उसका मतलब ये है कि ये जो सोर्स से आया है पैसा, जिस ओरिजिन से ये पैसा आया है, वो इलीगल है। इलीगल का मतलब क्या होता है? विच इज अगेंस्ट लॉ। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए इलीगल ओरिजिन के। पहले तो ये बात सुन लीजिए, जब मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है तो होता क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? यू कैन डिस्गाइज द इलीगल ओरिजिन। शाबाश, आप ध्यान से बात को सुनेंगे। तो यहां हम ध्यान से पहले इस बात को सीखेंगे, इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वन कैन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या? छुपाना। किसी भी चीज को आप छुपाते हो, कंसील करते हो, हाइड करते हो। डिस्गाइज द इलीगल ओरिजिन, यानी एक बारी वो पैसा, इलीगल पैसा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर आ जाता है, तो फिर उसको हम पहचान नहीं सकते। इलीगल ओरिजिन उसका, जो उसका इलीगल ओरिजिन है, उसको तुम छुपा लेते हो। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? ये सब बातें, ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। और ऐसे इलीगल ओरिजिन का जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने रखे गए। आगे आप इंट्रोडक्शन के सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे टेररिज्म
illegal arms sales, financial crimes, smuggling, activities of organized crime, including drug trafficking and prostitution rings, generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery, and computer fraud also produce large profits and create an incentive to legitimate the ill-gotten gains through money laundering. When a criminal activity generates substantial profits, the individual or group involved in such activities route the funds to safe havens by disguising the source, changing the form, or moving the funds to place where they are less likely to attract attention. जो चोर होते हैं, जो डाका वगैरह डालते हैं, उनके बीच में कहावत होती है कि डाका डालना तो आसान है, लेकिन डाके डालने के बाद जो पैसा इकट्ठा होता है उसे संभालना मुश्किल है। कई चोरियां ऐसी देखी गई कि जहां जो करते वक्त नहीं पकड़े गए, लेकिन उस फंड को संभालते हुए पकड़े गए। तो मैं काफी ऐसे केस स्टडी करता रहता हूं कि चोर कैसे पकड़े गए। एक्चुअली चोर चोरी करते वक्त कम पकड़े जाते हैं, लेकिन चोरी के सामान को यूज करते वक्त पकड़े जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का यह ऑब्जेक्टिव है कि पैसे को ऐसी जगह पर पहुंचा देना, ऐसे सेफ हेवन में पहुंचा देना जहां पे वो अटेंशन अट्रैक्ट ना करे। ठीक है, अगर वो पैसा पकड़ा गया तो ये लाजमी बात है कि अगर सोर्स पकड़ा गया ना पैसे का, तो क्रिमिनल्स भी पकड़े जाएंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये है कि जो पैसा इकट्ठा कर लिया, अब उस पैसे को छुपा के रखना है, उस पैसे को संभाल के रखना है। अब जो इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, इसमें कंसेप्ट को कंक्लूड किया गया है। कंक्लूजन करना बड़ा जरूरी है। किसी भी कंसेप्ट की आप शुरुआत करें, फिर उसे कंक्लूड करें। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात को आज हमने शुरू किया, मनी लॉन्ड्रिंग की मीनिंग को कंक्लूड करते हुए यहां पर क्या कह रहे हैं, मोस्ट फंडामेंटली, जो मोस्ट फंडामेंटल चीज है, जो बेसिक चीज है, वो ये है, मनी लॉन्ड्रिंग इज inextricably linked to the underlying criminal activity and that generates, कि मनी लॉन्ड्रिंग का और क्रिमिनल एक्टिविटी का चोली दामन का साथ है। क्राइम करने के लिए भी पैसा चाहिए और क्राइम करने के बाद भी शाबाश उस पैसे को संभालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में डाका डालना है, तो आपको बैंक में डाका डालने के लिए क्या चाहिए, एक बंदूक चाहिए। तो बंदूक को खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो क्राइम करने के लिए भी पैसा चाहिए और क्राइम करने के बाद भी उस पैसे को संभालना होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का और क्राइम का चोली और दामन का साथ है। तो इनएक्सट्रिकेबली वर्ड का मतलब ये है कि आप इन दोनों चीजों को जुदा नहीं कर सकते। यानी जहां मनी लॉन्ड्रिंग होगी वहां क्राइम भी होगा। जहां क्राइम होगा, बिना मनी के, बिना इलीगल मनी के क्राइम करना इम्पॉसिबल चीज होती है, मुश्किल चीज होती है। द लॉन्ड्रिंग एनेबल्स क्रिमिनल एक्टिविटी टू कंटिन्यू। काले धन से क्रिमिनल्स को मोटिवेशन मिलता है, एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज को करने का उनको रिसोर्स प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पैसा होता है ये मेहनत का ही अच्छा होता है। अगर किसी का सर्वनाश करना हो, ठीक है, अगर किसी का काम खराब करना हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे कोई वो पर्सन हो, अनडिजर्व्ड मनी अगर कहीं भी होगी, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अनडिजर्व्ड मनी जहां होगी वहां वो सत्यानाश करेगी। आप कितने भी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, कितने भी केसेस अपने चारों तरफ देख लीजिए कि पैसा जो आदमी संभाल सकता है, पैसे को जो आदमी डाइजेस्ट कर सकता है, वही एक्चुअली समझदार आदमी होता है। और जहां अनडिजर्व्ड मनी होता है, अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, मेरे कितने सारे सेशंस, सब्जेक्ट्स, कितने सारे सब्जेक्ट्स आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम दोगे, ट्रेनिंग करोगे, नौकरी पे जाओगे, कितना लंबा संघर्ष के बाद
आप रोजी रोटी कमाने के लायक बनोगे। इस लंबे प्रोसेस को, अब ये आपके, ये डेली 4 5 7 सालों तक आपको डेली अपने आप को मोटिवेट करना है। 5 7 साल आपको तपस्या करनी है, तो जाके आप जिंदगी में कामयाब होते हो। अब इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। अब मोटिवेशन क्या है कि जिंदगी में आप एक दिन प्रोफेशनल बन जाओगे और अपनी पैरों पे खड़े हो जाओगे, अपने सपने पूरे कर पाओगे। लेकिन अगर सपने पूरे करने का साधन, रिसोर्स आज ही तुम्हें प्राप्त हो, भी मुझे आज लगता है कि आज मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, 4 साल के बाद मेरी नौकरी लगेगी तो मैं कार खरीदूंगा। अब मैं कार खरीदूंगा इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कार खरीदना, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, तो इससे मेरी मेंटल फैकल्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, मेरा कैरेक्टर ऊपर आ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, मेरी डिटर्मिनेशन बढ़ रही है, मेरी विल पावर बढ़ रही है, असफलता को सहने की मेरी क्षमता बढ़ रही है, मेरी शक्तियां विकास कर रही हैं। वो ठीक है, ये बात ठीक है कि हम फल को पाने के लिए, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है। लेकिन उस प्रोसेस के जरिए हमारे को कई सारे बेनिफिट्स भी तो मिल रहे हैं ना। मैं पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा हूँ, मैं पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो रहा हूँ, मेरी पहले से ज़्यादा सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, ठीक है, मेरे को जीत की खुशी सहने का और हार का गम सहने का मेरा मेरा मादा क्रिएट हो रहा है। तो ये सब एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी तो इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन अगर मनी पहले आ जाएगी, तो क्या अगर मैं आपको एक 10 करोड़ रुपए दे दूं, तो क्या आप ये मेरे लेक्चर को सुनोगे? आप सलमान खान को देखोगे, मुझे थोड़ी देखोगे। आप कैटरीना कैफ के फिल्में देखोगे जाके। मुझे कौन देखना चाहता है यहाँ पे? मुझे क्यों देखना पड़ रहा है आपको? मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है आपको? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सर की बात सुनेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में लिख पाएंगे, एग्जाम में लिख पाएंगे तो तरक्की होगी। आपके सपना पूरा हो सकता है, इस ये मोटिवेशन है आपका मुझे सुनने का या किसी भी क्लास को अटेंड करने का। अगर इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो यूजुअली मैं कहूँगा 97% 97% लोग ऐसे हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो अपने कैरेक्टर को स्ट्रोंग नहीं करना चाहते हैं। 100 में से 97% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए आज दे दूं, मैं दे नहीं सकता, ना मेरे पास है, ना मैं दूंगा, लेकिन एक सवाल है कि अगर मैं आज आपको 10 करोड़ रुपए दे दूं, तो क्या आप बैठकर ये क्लास कर पाओगे? और दूसरा सवाल, क्या इस क्लास को करने का आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्या कुछ समझ में बात आ रही है? क्या कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं ना? हाँ, यस, आप कह रहे हो रहा है, अच्छा, वेरी गुड। तो क्लास अटेंड करने का आपका मन कर रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है आपको, लेकिन ये क्लास क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। और वही चीज अगर अनडिजर्व्ड मनी होगी, क्या आप ये काम करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आप तो आराम से एयर कंडीशन में चला के सोना चाहोगे या मस्ती करना चाहोगे, आप क्लास में पढ़ना नहीं चाहोगे। अगर यही बात हम इस सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर दें, क्या हमारी सोसाइटी मेहनत करेगी? आज एक सरकारी नौकरी लेने के लिए, एक बच्चे को सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, एक बैंक में क्लर्क बनने के लिए, एक आईएएस अफसर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, सीएस बनने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और सपोज करो अगर मेरे पिताजी के पास करोड़ों रुपया पड़ा है बैंक में, तो मैं पिताजी को बोलूंगा, पिताजी चाहे मुझे कहीं पे भी इंस्पेक्टर लगवा देंगे, आईएएस ऑफिसर बना देंगे। अगर रिश्वत से अगर ये काम हो सकता है तो सोसाइटी में अगर इलीगल मनी है, तो इलीगल मनी किस काम आती है? फालतू पैसा किस काम आता है? फालतू पैसा फालतू के काम करने में खर्च होता है। ठीक है, अभी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की शादी थी, तो उन्होंने इनवाइट किया। अब वहां पर पैसा, कहते हैं ना जी, पानी की तरह बहाया। मैं कहता हूं पैसा उसने सुनामी की तरह बहाया।
पानी की तरह नहीं बहाया, सुनामी की तरह बहाया। पानी की तरह बहाना तो फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुनामी की तरह। बहुत बड़े बिजनेसमैन ने की शादी की देखी हमने, उसने बेटी की शादी करी। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई मेहनत करके, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे उड़ा सकता है क्या? तो किस वजह से, क्या क्या कमियां आती हैं उस पैसे की वजह से, ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। कितना एक आदमी एक दिन में कितना खाना खा सकता है, कितनी डिशेस खा सकता है? वहां पर हमने देखा 1,000 से ज्यादा डिशेस थी, मोर देन 1,000 डिशेस। आप सभी डिशेस एक बार टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है कि आप उस सभी डिशेस को टेस्ट भी कर पाए। क्या ये खाने की बर्बादी नहीं है? 1,000 आदमी और 1,000 डिशेस, तो क्या सभी आदमी सभी कुछ खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अब जो भी आइटम है वो 1,000 आदमी के लिए बनाई गई है। कोई भी डिश बनाई है तो वहां पर हर डिश 1,000 आदमी के लिए बनाई है, तो 1,000 गुना 1,000 कर दो। खाने वाले कितने? 1,000। और खाना कितने लोगों का बना? 1,000 गुना 1,000 कर दो, इतने लोगों का खाना बना। तो इतना सारा फूड वेस्ट किया, वो अल्टीमेटली वो फूड किस काम आ सकता था? जब हमारी इस दुनिया में 60 से 60 to 70% लोग पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरी दुनिया के एवरेज फिगर बता रहा हूँ। 60 to 70% लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, और वहां इतने खाने की बर्बादी करी। किस लिए? क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए। ज्यादा पैसा क्या क्या काम करेगा? ज्यादा पैसा आपको नशा करने का आपका मन करेगा। नशा करने से खुशी मिलती है आपको, जब ये बात पता चलेगी और आपके पास नशा करने के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपका मन करेगा कि क्यों ना मैं वो उस खुशी को प्राप्त करूं। जुआ खेलने का मन करेगा। जब आप शराबी बन जाओगे, जुआरी बन जाओगे, चरित्रहीन बन जाओगे, तो फिर क्या आप कभी मेहनत कर पाओगे जिंदगी में? क्या आप दुखों का सामना कर पाओगे? क्या आप मेहनत करने की कैपेसिटी जनरेट कर पाओगे? फिर आप जैसे होगे, आपकी जनरेशन भी वैसे होंगी आने वाली। तो जैसी जनरेशन आएंगी, जनरेशन मिलाकर सोसाइटी बनती है, वैसे ही कामचोर, कमजोर, कामचोर और पंगु सोसाइटी बनेगी। फिर उस पर कोई देश हमला करेगा तो क्या वो उस हमले को सहन कर पाएंगे? यानी ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपकी जड़ें काट देता है। बोलते हैं ना, कहावत सुनते हैं ना कि फलाने ने उसकी जड़ें काट दी। ये मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी चीज है जो हमारी सोसाइटी की, हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी कंट्री की जड़ ही काट देगा। तो इसीलिए इस मीन को रोकना है, इस बुराई को रोकना है। तो पहले इस बुराई को हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली ये बुराई है तो है क्या। तो मनी लॉन्ड्रिंग इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। आप लेक्चर को पॉज करके एक बार इसे नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी मैंने एक्ट की शुरुआत नहीं करी है, अभी तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। तो कंसेप्ट में क्या है, ये बात मैंने आपको बताई, आपने ध्यान से सुनी, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आइए पहले इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर को याद रखना आसान होता है टेक्स्ट के मुकाबले। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेज नंबर 1 क्या है? आइए स्टेज फर्स्ट को
सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। स्टेज फर्स्ट है प्लेसमेंट। स्टेज 2, वैसे तो इसके बहुत तरीके होते हैं। क्रिमिनल माइंड जितने होंगे उतने तरीके होंगे, उतने आइडियाज़ होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन हर एक आइडिया का जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक स्टेजेस हैं, वो ऑलमोस्ट ये 3 स्टेजेस में होता है। अब वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस आइडिया में ये 3 चीज़ें ज़रूर होगी। पहली चीज़ है प्लेसमेंट, यानी जब उस पैसे को प्लेस किया जाता है। दूसरी स्टेज है लेयरिंग, यानी उसके कई सारे परतें बनाई जाती हैं, उसकी कई सारी लेयर्स बनाई जाती हैं, यानी उस पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो अटेंशन अट्रैक्ट ना कर पाए। यानी बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करना, छोटी छोटी लेयर्स में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं लेयरिंग। और स्टेज नंबर 3 इसकी जो है वो मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। और लास्ट स्टेज है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले बड़े अमाउंट को पहले अमाउंट को प्लेस करना, फिर उनकी लेयरिंग करना, पहले अमाउंट को तोड़ना, फिर छोटे छोटे अमाउंट में उनकी ट्रांजैक्शन करना, और फिर उन छोटी छोटी ट्रांजैक्शन से उस पैसे को इकट्ठा करके कोई बड़ा कांड करना, कोई बड़ी कार्रवाई करना। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, PLI। तो ये 3 स्टेजेस हैं। इसको आपने, ये आपकी मेमोरी टिप है, PLI यूज करना। एग्जाम में मत लिख के आना PLI, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि PLI क्या है। ये PLI आपकी मेमोरी टिप है, आपको याद रखने के लिए हेल्पफुल होगी। तो P में क्या करेंगे, प्लेसमेंट, L में क्या करेंगे, लेयरिंग, और I में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आइए इस चीज़ को हम अब टेक्स्ट में सुनेंगे, टेक्स्ट में अब इस चीज़ को हम नोट करेंगे। आई थिंक यहाँ समझ में आई ये बात। कोई बात अगर समझ में नहीं आई है आपको कोई भी डाउट है, तो आप मेरे इस फ़ोन नंबर पर 9818050252 पर संपर्क करेंगे और अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करेंगे। शाबाश। आइए अब हम इसका प्रोसेस टू मनी लॉन्ड्रिंग, शाबाश, इस प्रोसेस को हम अब टेक्स्ट में सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, जैसा कि हमने सीखा। पहली स्टेज क्या होती है बताओ? अच्छा, प्लेसमेंट। मेरे साथ साथ बोलो, पहली स्टेज प्लेसमेंट, दूसरी स्टेज लेयरिंग, और तीसरी स्टेज इंटीग्रेशन। आइए अब हम सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि इन तीनों स्टेजेस में आपको करना क्या है। इन द इनिशियल और प्लेसमेंट स्टेज, द प्लेसमेंट स्टेज को हम इनिशियल स्टेज कहते हैं, ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग द लॉन्ड्रर इंट्रोड्यूस हिज इलीगल प्रॉफिट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। जो लॉन्ड्रर है, यानी जो धुलाई करने वाला है, वो इलीगल मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनटू लेस कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जो ना दिखाई देने वाली स्मॉलर सम्स दैट आर देन डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। यानी उस इलीगल मनी को, बड़े इलीगल मनी को छोटे छोटे अमाउंट में कई सारे अकाउंट्स में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है। बैंक अकाउंट में, अब आप बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए लेकर जाओगे तो बैंक जरूर सरप्राइज होगा कि 50 लाख रुपए आप कहाँ से लेकर आए। बैंक आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ से लेकर आए 50 लाख रुपए। आप बैंक को मामूली रकम 20-25 हज़ार रुपये जमा करवाने जाओगे, बैंक भी बॉदर नहीं करेगा। कोई इस फाइनेंशियल सिस्टम की रडार में आप नहीं आओगे, कोई स्क्रूटनाइजर्स की रडार में आप नहीं आओगे कि आप ये पैसा 20-25 हज़ार रुपये कहाँ से लेकर आए। तो बहुत बड़े सम को कई सारे अकाउंट्स में डिपॉजिट डायरेक्टली बैंक में कर दिया जाता है। जब बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाता है, यानी जो पैसा, इलीगल पैसे को छोटे छोटे पैसे में जब बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है डायरेक्टली, तो उस स्टेज को कहते हैं क्या? प्लेसमेंट। ठीक है, पहली स्टेज समझ में आई।
आइए अब हम दूसरी स्टेज की बात करेंगे। आफ्टर द फंड्स आर एंटर्ड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, अब वो पैसा आपके फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर कर चुका है। अब उस पैसे का, उसका ओरिजिन का सोर्स खत्म करना है, ताकि किसी को पता ही ना लग सके कि वो एक्चुअली पैसा चला कहां से था। तो ऐसा होगा बेटा, वेरिड ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी उन सभी अकाउंट्स में, मतलब जिन अकाउंट्स में वो पैसा डाला गया है, उन अकाउंट्स के अंदर या दूसरे अकाउंट्स के साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। उस स्टेज को बोलते हैं लेयरिंग। इतनी सारी ट्रांजैक्शन कर देंगे, और उन ट्रांजैक्शंस को समझ पाना मतलब किसी के बस की आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं रहेगी। तो इम्पॉसिबल तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को समझ पाना आसान नहीं होगा। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस कर देंगे। आफ्टर द फंड्स आर एंटर्ड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, द लेयरिंग टेक प्लेस। In this stage, the launderer engaged in a series of conversions or movements of funds to distance them from their source. यानी बहुत सारी ट्रांजैक्शन की जाएंगी, और ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उन सभी ट्रांजैक्शंस को उनके सोर्स से जुदा करना, उनके सोर्स से उनकी दूरी बढ़ा देना। फंड्स माइट बी चैनल्ड थ्रू द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वो क्या करे जाएंगे, उससे शेयर्स खरीदेंगे, डिबेंचर्स खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, बेचेंगे। Or the launderer might simply wire the funds them through a series of accounts at various banks across the globe. यानी उन्हें डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी। तो इस स्टेज को बोलते हैं लेयरिंग। तो पहला क्या बेटा, पहला क्रिमिनल्स पैसा कमाते हैं, इलीगल सोर्स से पैसा जनरेट होता है। क्लास की शुरुआत में हमने देखा कि वो इलीगल सोर्स से पैसा किस तरह से जनरेट होता है। जब वो इलीगल सोर्स से पैसा जनरेट कर लिया आपने, इलीगल सोर्स से पैसा जनरेट करने के बाद, वो जब पैसा जनरेट हो चुका है उसके बाद की बात है, उसके बाद आप उस अकाउंट को, उस पैसे को प्लेस करोगे। प्लेसमेंट क्या करने का मतलब ये है कि उस अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे और डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम में जमा करा दोगे। अब डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम में जमा कराओगे क्योंकि आपने छोटे छोटे अमाउंट को जमा कराया है, तो इसलिए वो जो अथॉरिटीज़ है उनकी नज़रों में ये पैसा नहीं आएगा। जब उनकी नज़रों में नहीं आएगा तो आप फिर क्या करोगे, उनमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन करोगे। और ट्रांजैक्शन करने का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सोर्स को इतना दूर कर दिया जाए कि पता ही ना लग सके, ढूंढ ही ना कोई ना सके कि उस पैसे का सोर्स क्या है। और जब ये दो स्टेजेस पूरी हो चुकी हैं, फिर बारी आती है तीसरी स्टेज की। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रॉफिट्स थ्रू द फर्स्ट टू फेजेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, द लॉन्डरर मूव्स देम टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या, इकट्ठा करना। इन दिस स्टेज फंड्स री एंटर द लेजिटिमेट इकोनॉमी। द लॉन्डरर माइट चूज द इन्वेस्ट फंड्स इनटू रियल एस्टेट। उस फंड को इकट्ठा करके वो क्या करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, रियल एस्टेट के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लग्जरी एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपने देखा बच्चों, आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ दो कंसेप्ट डिस्कस किए। एक तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा बताया व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आप ध्यान से देखेंगे और आगे हम इस कंसेप्ट में और अपनी नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।